हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विथ अंबिका। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। काफ़ी समय के बाद आज मैं यहाँ पे आप सभी के लिए क्लास लेके आई हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि एनवीएस का जो है पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग हम तैयारी यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम यूट्यूब पर ही फ्री क्लासेस आपको उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लेवल बहुत अच्छा रहेगा। कोशिश की जा रही है कि आपको टू द पॉइंट और बहुत ही अच्छे से डिटेल में जो है पूरा थ्योरी क्लास कंप्लीट करवाया जाए, क्योंकि यूट्यूब पे आपको थ्योरी क्लास मिलना काफ़ी मुश्किल है। हर जगह आपको क्वेश्चन आंसर ही कराए जाते हैं। तो मैंने सोचा आपको थ्योरी पहले करवाया जाए, इसके बाद हम इसके अकॉर्डिंग पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज पहले समझेंगे, उसके बाद हम इसका क्वेश्चंस भी लगाएंगे। तो धीरे धीरे जो है हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे तैयारी करने वाले हैं। और अच्छे अच्छे बैच कोर्स, पेड कोर्स में भी आपको ये सारे कंटेंट नहीं मिलेंगे जो मैं आपको करवाने जा रही हूँ। इतने दावा के साथ क्यों मैं बोल रही हूँ, तो वो ये है कि एक अपना अनुभव है, क्योंकि मैंने भी कई बैचेस लिए हैं तो मुझे पता है कि कितनी चीज़ें कराई जाती हैं। पर मैंने आपको हर जगह से इंक्लूड करके पूरी तरह से आपको अच्छी चीज़ें, कंटेंट को प्रॉपर तरीके से देने की कोशिश की है। तो चलिए ये आपको मैं यहाँ पे दिखा दे रही हूँ एक बार। ये हमारा जो है सिलेबस है, और आज हम देखने वाले हैं हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, जिसमें हम ग्रंथ को देखने वाले हैं। जो इतिहास ग्रंथ है, यहाँ से बहुत ज़्यादा जो है प्रश्न आपका पूछा जाता है और आपको डिटेल से पता होना ज़रूरी है, और सभी तथ्य को हम एक जगह पे यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए हम क्विकली स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। ये पूरा आपका ऐसा नहीं है कि एनवीएस की तैयारी के लिए ही आपका इंपॉर्टेंट है, इक्वली आपका बीपीएससी तैयारी 4 के लिए आपका इतना अच्छा जो है आपका लेवल हो जाएगा। हिंदी साहित्य को आप इतने बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि आपके लिए तैयारी 4 निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह जाएगी। ठीक है, चाहे वो 9 to 10 हो, 11 to 12 हो, 6 to 8 हो। अकॉर्डिंगली देखा जाए तो 9 to 10 और 11 to 12 से ज़्यादा टफ आपका 6 to 8 में पूछा जाता है, जैसा कि मैंने महसूस किया है, जितना मैंने आकलन किया है क्वेश्चंस को। तो उस हिसाब से लगता है कि आप बहुत ही आसानी से बीपीएससी के तैयारी 4 को निकाल सकते हैं। अगर अभी तक आप नहीं निकाला, जो भी है अभी रिजल्ट तो आया नहीं है, तो हो सकता है आपका तैयारी 3 में ही हो जाए, क्योंकि काफ़ी बहुत अच्छे तरीके से हमने हर एक चीज़ को पढ़ा था। हिंदी साहित्य का कोई भी क्वेश्चन जो है आपके क्लास से बाहर नहीं गए, और ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस थे। ऐसा है कि सभी ये बात बोल रहे होंगे कि मेरे क्लास से बाहर नहीं गया, वो इसलिए है क्योंकि क्वेश्चंस इतने कॉमन थे कि वैसे क्वेश्चंस तो इंसान हर कोई करता है, तो इसीलिए आपको हर जगह देखने को मिला होगा। लेकिन हम जो अब स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ये आपको मैं एक बार दिखा देती हूँ। यहाँ पे हम ग्रंथ का शुरुआत कर रहे हैं कि हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास जो है किस प्रकार से शुरू हुआ है। जो हमारी पद्धति रही है ग्रंथ को बनाने की, के पीछे जो पद्धति का इस्तेमाल किया गया वो, उसके बारे में हम जानेंगे बहुत अच्छे से। इसके बाद जो काल विभाजन और भी जो प्रमुख इतिहासकार थे उससे संबंधित सारे ही तथ्य आपको यहाँ पे दिए गए हैं बहुत ही डिटेल में। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें, इतना तो आपको पता होना चाहिए, और यहाँ से जो है हम एक एक चीज़ को समझेंगे। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे आज पूरा कंप्लीट तो नहीं हो पाएगा, लेकिन इतने सारे तथ्य आपको एक बार में देना भी, एक बार में सारी क्लासेस करेंगे तो बहुत लंबा क्लास हो जाएगा। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। इस प्रकार से आपको पूरे नोट्स बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। सारे बुक का हमने कंक्लूड किया है एक एक चीज़। तो यहाँ पे आपको कोई भी एक बुक में इतने सारे कंटेंट आपको नहीं मिलेंगे जितने आपको इस नोट्स में देखने को मिल रहे हैं। तो ये पूरे नोट्स मैंने बहुत ही मेहनत से बनाए हैं, और बहुत इसके पीछे परेशानी हुई है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि आप इसका नोट्स कहाँ पे पा सकते हैं। इसके नोट्स के लिए आपको बहुत ही जल्द एक जो है टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप का ग्रुप आपको दिया जाएगा। ठीक है, मेरे टेलीग्राम ग्रुप से आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में के लिंक में आपको मिल जाएगा मेरा टेलीग्राम लिंक। ठीक है, वहाँ पे आप जाइएगा, आपको एक नंबर दे दिया जाएगा। अभी तो उस प्रोसेस में हम पहुँचे भी नहीं हैं, अभी हम फ़िलहाल क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो है 299 रुपीज़ का आपका ये पूरा नोट्स रहने वाला है। हिंदी साहित्य का जितना भी चीज़ हम करेंगे, ठीक है, टोटल चीज़ आपको ओनली और ओनली 299 रुपीज़ में मिल जाएगा, अगर आप नोट्स की बात कर रहे हैं तो। ठीक है, क्लासेस आपको फ्री मिलेंगी, क्लासेस के लिए कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो अगर आप इसका नोट्स लेना चाहते हैं, क्योंकि हमने बहुत ही व्यवस्थित तरीके से पूरे नोट्स को कंप्लीट किया है, और यहाँ पे एक एक चीज़ का ध्यान रखा गया है। एक एक बुक से, जो नगेंद्र की बुक है या फिर शुक्ल की बुक है, बच्चन जी की बुक है, तो बहुत सारी बुक का कंक्लूज़न आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और कोशिश की जा रही है सब तरह से, आप देख ही रहे हैं। क्लास
आपको फ्री मिल रही है, तो आप उसको आसानी से देख सकते हैं कि किस प्रकार की चीज़ें इसमें कराई गई हैं। आपको अच्छी लगे तो आप इसके नोट्स को ले सकते हैं। बहुत ही मिनिमम प्राइस पे 299 आपके 1 महीने का मिनिमम रिचार्ज होता है, जो आप हर महीने कराते हैं मिनिमम रिचार्ज। सबसे कम रिचार्ज जो है वो है आपका 299, और मैंने कोशिश इसीलिए ये रखी है कि सबसे कम जो अमाउंट है वो आपको दिया जाए, ताकि हर एक आदमी जो है इसको लेने के लिए सक्षम हो। और पूरा हिंदी साहित्य अगर आपको 299 में मिल रहा है तो फिर इससे किफ़ायती, इससे बेहतर कुछ नहीं है। तो चलिए, ये तो आप बात की बात है, आपकी ज़रूरत की बात है। आप इसको ज़रूरत होगा तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हैं उसके लिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्विकली, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय हमें वेस्ट नहीं करना है। और देखिए, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, यहाँ पे हम बात करें तो सबसे पहला जो आपका प्रश्न बनता है, यहाँ पे देखिए बहुत लिखने को तो बहुत सारी चीज़ें लिखी जा सकती हैं, फिर आप बुक पढ़ोगे, मेरे नोट्स लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। तो यहाँ पे इजी वे में, बहुत ही कंसाइज वे में आपको समझाने के लिए बहुत ही कम शब्दों का प्रयोग किया गया है, जो कि आप बहुत ही बेहतर तरीके से समझ पाए, आपको बोझिल ना लगे, आपको आसानी से, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब इन चीज़ों से आप गो थ्रू हो जाएंगे, आपको याद हो जाएगा, पूरा साहित्य आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो इसके लिए जो भी एक एक लाइन में लिखी हो ना, वो सब आपके एग्ज़ाम के क्वेश्चंस हैं, आप ये समझिए, क्योंकि कोई भी फालतू बातें मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है। अब देखिए, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का जो शुरुआत है वो आपका माना जाता है कहाँ से, तो 1839 ईस्वी से माना जाता है। ठीक है, 1839 से माना जाता है, या फिर कहीं कहीं आपको 19वीं सदी भी देखने को मिलेगा। तो याद रखिए, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का वास्तविक शुरुआत जो है वो 1839 ईस्वी से देखने को मिलता है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो पद्धतियाँ प्रचलित हुई हैं, पहले हम उन पद्धतियों को समझेंगे। देखिए, कई बार ये क्वेश्चंस बन जाते हैं कि किन्होंने विधेयवादी पद्धति का इस्तेमाल किया, किन्होंने काल क्रमानुवादी, किन्होंने वर्णानुक्रम पद्धति का इस्तेमाल किया। लेकिन आखिर ये पद्धति होता क्या है, इस पर भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। अब देखिए, यहाँ पे वर्णानुक्रम पद्धति सबसे पहले आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस पद्धति को वर्णमाला पद्धति में भी समझा जा सकता है। वर्णानुक्रम से आपको समझ में आ गया, यानी कि कैसा होगा, A4 जितने भी आपके लेखक हैं या जितने भी कवि हैं उनको पहले लिख दिया गया, फिर B से जितने भी हैं उनको लिख दिया गया। तो इस प्रकार से, जिस प्रकार से आपका ग्रंथ लिखा गया है, उसको वर्णानुक्रम पद्धति के अंदर लाया जाता है। इसमें क्या होता है, तो लेखकों, कवियों का परिचयात्मक विवरण उनके नाम के वर्णानुक्रम अनुसार लिखा जाता है। अब इसमें किन्होंने इसकी रचना की है, इसका प्रयोग किया है इस पद्धति का, तो वो है गारसादा तासी और शिव सिंह सेंगर। आपका सीधा सीधा प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि किन्होंने वर्णानुक्रम पद्धति का इस्तेमाल किया है, तो गारसादा तासी और शिव सिंह सेंगर आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट है आपका काल क्रमानुपद्धति। ठीक है, कालानुक्रमी पद्धति। अब इसमें क्या होता है, तो इस पद्धति में कवियों व लेखकों का विवरण ऐतिहासिक काल क्रमानुसार तिथि क्रम में होता है, इनके जन्म के आधार पे होता है। मान लीजिए कि काल क्रम हो गया, जैसे कि आदि काल का अगर हम बात करें, तो आदि काल में जितने भी कवि हैं उनके जन्म के आधार पे वो बड़े हैं तो पहले उनको लिखेंगे, उसके बाद। तो इस प्रकार से कालानुक्रमी पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है, किसके आधार पे, तो रचनाकार के जन्म तिथि के आधार पे, और इसी को इतिहास ग्रंथ में क्रम निर्धारण किया जाता है। इसका इस्तेमाल किसने किया, ये इम्पॉर्टेंट है, तो जॉर्ज गियर्सन और मिस्र बंधु ने इस पद्धति का इस्तेमाल किया। तो सबसे पहला जो आपका प्रश्न यहाँ से बन सकता है वो ये है कि हिंदी साहित्य में सबसे पहली बार काल विभाजन का जो प्रोसेस है वो किसने किया था, तो सबसे पहले किसने किया था, जॉर्ज गियर्सन ने किया था। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। एक एक बहुत ही छोटी छोटी बातें मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ कि यहाँ से आपको बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। सिर्फ एक क्लास में आपको बहुत सारी चीज़ें आज समझ में आने वाली हैं, तो बस क्लास को अंत तक देखिएगा। हिंदी साहित्य को अगर आप बेहतर तरीके से जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, याद रखना चाहते हैं, तो बहुत ही आसानी से इसको आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको फिर से एक और रिवीजन भी करेंगे, ताकि क्लास में ही आपको 50 से 60% याद हो जाए। इसके बाद आप इसका PDF भी ले सकते हैं और उससे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसानी से इसका नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि आपका अपना खुद का नोट्स होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बहुत ही मैंने नोट्स की ही तरह आपको यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हैं, वरना तो किताबें सबके पास हैं, सभी किताबें पढ़ सकते हैं, लेकिन सब चीज़ें कंक्लूड करके एक जगह पे आपको मिलना बहुत मुश्किल है, और वो चीज़ें यहाँ पे आपको कोशिश की गई हैं। चलिए आगे देखिए, उसके बाद आता है आपका वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति में क्या होता है, तो वैज्ञानिक पद्धति में इतिहास लेखन पूर्णतः निरपेक्ष और तटस्थ होकर तथ्य संकलन करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका इतिहास लेखन जो है
पूर्ण रूप से तथ्यों पर ही आधारित होता है और इन्हें क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत कर देता है। इस क्रमबद्धता और तर्क पुष्टता अनिवार्य रूप से इसमें होती है। तो अगर आपका वैज्ञानिक पद्धति से प्रश्न बने तो आपका ये जो की पॉइंट है ये आपको ध्यान में रखना है, क्रमबद्धता एवं तर्क पुष्टता। ठीक है, तो ये जो आपको देखने को मिलेगा वो वैज्ञानिक पद्धति में देखने को मिलेगा। कोई भी विशेष रूप से इसका जो प्रयोग है इन्होंने नहीं किया है किन्होंने भी। ठीक है, इस पद्धति में भी वही दोष है जो काल क्रमानु पद्धति में दोष है। व्याख्या एवं विश्लेषण के बिना यह पद्धति त्रुटिपूर्ण लगती है। तो क्या यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है, मान लीजिए कि मैं आपको समझाने के लिए एक बता रही हूँ कि अगर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रामचंद्र शुक्ल की, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल की बात कर रहे हैं, तो इनके बारे में जो भी तथ्य, इनका जन्म, इनके बारे में बस लिख दिया गया, ये पुस्तक है, ये इनकी आलोचना है, बस आगे बढ़ गए। तो ये क्या होगा, इसमें आपका, इसको हम विशेष रूप से ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं मान सकते हैं। तो ये तो आपका जैसे वन लाइनर वाला काम कर रहा है कि आपको एक नॉर्मल सा फैक्ट आपको दिया हुआ है, तो इसमें क्या है कि विश्लेषण नहीं किया गया है, व्याख्या नहीं किया गया है। इस वजह से जो है ये पद्धति आपकी त्रुटिपूर्ण मानी जाती है। समझ में आ गया ये बात? चलिए आगे देखिए, आगे है आपका विधेय पद्धति, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। विधेयवादी पद्धति है। आपसे प्रश्न यहाँ से विधेयवादी पद्धति से ये बन सकता है कि कौन सी पद्धति जो है वो इतिहास लेखन में सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है, तो वो है आपका विधेयवादी पद्धति। ठीक है, तो साहित्य का इतिहास लेखन में यह पद्धति सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध हुई है। इस पद्धति के जन्मदाता कौन है? देखिए यहाँ से 3 प्रश्न आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो बन सकते हैं। सबसे पहला तो विधेयवादी पद्धति, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। विधेयवादी पद्धति जो है इसके जन्मदाता कौन है? वेन है। ठीक है, इसके जन्मदाता अगर पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे? वेन हो जाएंगे। इन्होंने विधेयवादी पद्धति को 3 शब्दों में बांटा है। किन्होंने? वेन ने। जाति, वातावरण और क्षण विशेष, ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, और ये आपका यूजीसी नेट में पूछा भी गया है। तो आपको 3 बातें जो है विधेयवादी पद्धति से संबंधित याद रखना है, क्योंकि ये सर्वोत्तम है तो इसके बारे में चीज़ें भी आपकी विस्तृत होंगी। और यहाँ पे हम बात करें तो हिंदी में देखिए मैंने हाईलाइट करके रखा है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया गया है कि आपको कोई भी तरह की परेशानी नोट्स को पढ़ते वक्त ना हो और आप बहुत ही आसानी से सभी चीज़ों को याद कर पाएँ। तो देखिए हिंदी साहित्य, यानी हिंदी में साहित्य का इतिहास लिखने की पद्धति का सूत्रपात किसने किया? तो रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। यहाँ पे बात की जा रही है हिंदी में, समझे, हिंदी में साहित्य का इतिहास लिखने की इस पद्धति का सूत्रपात किसने किया? रामचंद्र शुक्ल ने किया। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन, यहाँ पे आपका भाषा की बात नहीं की जा रही है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में विधेयवादी पद्धति का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो गिरियर सर ने किया था। ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी में भी पूछा गया है। ठीक है, इस बार तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कितने लोग इसमें कंफ्यूज होंगे, रामचंद्र शुक्ल को जाके लगा के आएंगे, लेकिन ध्यान रखिए कि सबसे पहले विधेयवादी पद्धति का जो प्रयोग किया है वो गिरियर्सन ने किया। इन्होंने आंशिक रूप से किया है, पूर्णतः तो नहीं किया है, पूर्णतः इन्होंने नहीं किया है, आंशिक रूप से किया है। लेकिन सबसे प्रथम बार जो प्रयोग होता है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में, और ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे बोला जा रहा है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन और यहाँ बोला जा रहा है हिंदी में साहित्य का इतिहास। ठीक है, ये दोनों बातों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। 3 बातें मैं एक बार में आपको कंक्लूड कर दे रही हूँ। इसका जन्मदाता पूछे विधेयवादी का तो कौन हो जाएंगे? वेन हो जाएंगे। पूछा जाए हिंदी में साहित्य इतिहास की इस पद्धति का सूत्रपात किसने किया? तब शुक्ल हो जाएंगे। और अगर पूछा जाए हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में विधेयवादी पद्धति का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तब गिरियर्सन हो जाएंगे। तो ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी। अब हम क्या करने वाले हैं कि सारे इतिहासकार को देखेंगे। तो आज हम सारे कंप्लीट एक दिन में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको बहुत ही तसल्ली से मेरा पढ़ाने का इरादा है कि एक एक चीज़ आपको याद होनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि मैंने क्लासेस ले लिया दैट्स इट, ऐसा नहीं करना है। आपको चीज़ें याद भी करवानी है और आपको पूरे साहित्य को मैं बहुत ही बेहतर करने वाली हूँ। तो चलिए साथ में कोऑपरेट करना है आपको, सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं और बहुत ही अच्छे कॉस्ट पे मिल रही है। नोट्स अगर आप इसका लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। 299 रुपीज़ में आपका इसका नोट्स आपको मिल जाएगा। और अब हम यहाँ पे बात करते हैं गारसादा तासी। हिंदी साहित्य लिखने का सर्वप्रथम प्रयास जो है फ्रेंच भाषा में इन्होंने ही किया था। तो बहुत बार ये घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा हिंदी साहित्य लिखने का
यहाँ पे हिंदी साहित्य से आप लोग कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। हिंदी साहित्य जो बोला जा रहा है वो इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि हिंदी भाषी जो कवि हैं, जो जैसे रामचंद्र शुक्ल हैं, जैसे शुरुआत से अगर हम बात करें तो जैसे अवहट, अपभ्रंश, ये सब हिंदी का ही तो पहले का रूप हुआ करता था ना। तो जो भी आदि काल से लेके भक्ति काल से सभी जो है यहाँ पे हिंदी साहित्य हैं। यहाँ पे समझ में आ रहा है आपको? तो इसीलिए हिंदी साहित्य कहा जा रहा है। इसको आप लोग ऐसा मत सोचना कि हिंदी इन्होंने लिखा है, इन्होंने फ्रेंच भाषा में लिखा है, क्योंकि ये जो है फ्रेंच रचनाकार थे, ठीक है। तो हिंदी साहित्य लिखने का सर्वप्रथम जो प्रयास है वो किसने किया है? गारसादा तासी ने किया है, फ्रेंच भाषा में किया। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इनकी रचना की बात की जाए तो इस्तवाल द ल लिटरेतुर एंदोई ए हिंदुस्तानी, ये इनकी रचना का नाम है जो कि फ्रेंच में है, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। और इसके 2 संस्करण जो है वो प्रकाशित हुए। धीरे धीरे सभी बातों को हम इसके समझते हुए चलेंगे। अब देखिए, ये रचना में आपको ध्यान रखना है 2 बातें और। यहाँ पे अगर हम बात करें कौन सी बात है जो आपको ध्यान रखनी है, तो एक बार इसको हम क्लियर कर लेते हैं। अब ये देखिए कि प्रश्न आपका एक और यहाँ से बनता है, वो ये है कि एंदोई, हिंदुस्तानी और एंदोई, ये दोनों का अर्थ आपका पूछ लेता है, ठीक है। तो हिंदुस्तानी और एंदोई, इसका अर्थ क्या होता है? यानी एंदोई हिंदुस्तानी भी बोल सकता है और हिंदुस्तानी भी बोल सकता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, हिंदुस्तानी का अर्थ क्या होता है? अरबी फारसी के शब्दों की प्रधानता है इसमें, ठीक है। ये आप नोट कर लेना। हिंदुस्तानी का अर्थ क्या होता है? उर्दू फारसी, ठीक है। उर्दू फारसी के शब्दों का यहाँ पे प्रधानता है। और अगर हम बात करें एंदोई का, तो इसमें तत्सम शब्दों की प्रधानता है। तत्सम आप जान रहे हैं, शुद्ध हिंदी जो आपका संस्कृत निष्ठ हिंदी होता है उसको हम बोलते हैं। तो तत्सम शब्दों का प्रयोग जो है एंदोई, यानी कि हिंदुई भी अगर आपका रहे ऑप्शन में, हिंदुई, तो भी आप इसी को समझिएगा। हिंदुस्तानी हो तो ये वाला समझिएगा, ठीक है। हिंदुस्तानी का अर्थ होता है उर्दू फारसी प्रधानता होती है, और एंदोई में क्या होता है? तत्सम शब्द की प्रधानता होती है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। जो भी चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है वो सभी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए, प्रथम संस्करण में पहला भाग 1839 एवं दूसरा भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। देखिए, अब यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम के माध्यम से समझाऊँ तो गारसादा तासी, ठीक है, मैं तासी लिख रही हूँ, आप समझ जाइएगा। तासी ने जो है यहाँ पे पहले तो 2 संस्करण में यहाँ पे इन्होंने बातें की। पहला भाग जो है यहाँ पे प्रथम संस्करण, ठीक है, प्रथम संस्करण, और यहाँ पे आपका द्वितीय संस्करण। ध्यान से समझेंगे तो यहाँ पे जो है 2 भागों में यहाँ पे हुआ। पहला 1839 में, और फिर दूसरा यहाँ पे दूसरा भाग 1847 में। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो ये दोनों ही जो है ये प्रथम संस्करण के हैं, ठीक है। प्रथम संस्करण में पहला भाग, प्रथम संस्करण में दूसरा भाग। अब हम यहाँ द्वितीय संस्करण में अगर पहुँच जाएँ तो यहाँ पे तीन बार ये प्रकाशित हुआ आपका, ठीक है। 1870 में, फिर से 1870 में, और फिर 1871 में। तो ये आप बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको नोट भी कर दिया है, तो आप समझ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, प्रथम संस्करण में पहला भाग 1839 में, दूसरा भाग 1847 में, और द्वितीय संस्करण में 3 भाग थे, क्रमशः यहाँ पे दिए गए हैं 1870, 1870 और 1871। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रश्न आपसे ऐसे नहीं पूछेगा कि द्वितीय के तीसरे भाग के पहले भाग, ऐसा नहीं पूछेगा। तो बस इतना ध्यान रखिए कि प्रथम संस्करण में 2 भाग थे, यही दोनों से आपका ज़्यादातर प्रश्न बनता है। तो 1839, इसीलिए ये आपको बोला जा रहा है कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का जो प्रारंभ है वो 1839 से माना जाता है, क्योंकि गारसादा तासी ने इसकी रचना की थी सबसे पहले। अब आपको याद रहेगा, रिलेट कर लेना, अच्छे से याद हो जाएगा। दूसरा भाग जो है वो 1847 है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कलर अगर हम थोड़ा चेंज कर लें, द्वितीय संस्करण की बात की जा रही है 1870, 1871 पर प्रचलित है आपका 1871, आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन में, आप लगा सकते हैं। अब देखिए, पूछा जाता है प्रकाशक संस्था कहाँ से ये जो है प्रकाशित हुई थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी, आयरलैंड में जो है ये प्रकाशित हुई थी। प्रकाशक संस्था आपको ध्यान में रखना है, जो इतिहास ग्रंथ है उसका, ठीक है। अब इसमें क्या है, कुल कवि कितने थे? तो कुल कवि जो थे 738 कुल कवि थे इसमें, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। और उर्दू कवि इसमें 666 थे, ज़्यादातर जो है उर्दू कवि की रचना इन्होंने की है। तो प्रश्न आपसे बहुत ही अच्छे से पूछा जाता है। अगर मैं बात करूँ यूपी टेट में भी आपका ये क्वेश्चन बना था, तो
उर्दू कवि की संख्या जो है 666 है। और इन्होंने घुमा के प्रश्न किया था कि कौन से ऐसे कवि हैं जिन्होंने उर्दू कवियों को ज़्यादा जो है प्राथमिकता दी है, तो वहाँ पे गारसा दतासी की बात की जाती है। अब देखिए हिंदी कवि कितने थे, 72 थे। अब एक क्वेश्चन आपका यहाँ से ऐसा भी बन जाता है कि हिंदी कवि में जो पहला कवि का वर्णन इन्होंने किया है वो कौन थे, अंगद, और अंतिम कवि कौन थे, हेमंत पंत। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा डिटेल में है, लेकिन ये सभी बातें बहुत ही कॉमन है और आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बात जो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है वो है, इन्होंने अपनी रचना हिंदी, उर्दू, संस्कृत, अपभ्रंश को स्थान दिया है इसमें अपनी रचनाओं में, और इन्होंने अपने साहित्य में हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं के रचनाकारों को स्थान दिया है। ठीक है, इतनी बातें आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। अब इसकी पद्धति की मैंने आपको पहले भी जिक्र किया कि इसकी जो पद्धति है वो क्या है, वर्णानुक्रम पद्धति है, और ये अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पे है। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। जैसे कि अगर इन्होंने लिखा, जैसे शिव सिंह सेंगर लिखा तो शिव से एस इन्होंने लिया। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पे इन्होंने जो है वर्णानुक्रम पद्धति का इस्तेमाल किया है। अब ऑप्शन में आपको फंसाया जा सकता है कि फ्रेंच वर्णानुक्रम दे दिया जाए, फ्रेंच वर्णमाला, इंग्लिश वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बता दिया है कि अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पे ही इसकी पद्धति का इन्होंने प्रयोग किया है, वर्णानुक्रम पद्धति। अब देखिए गारसा दतासी की जो ग्रंथ है उसका उर्दू भाषा में अनुवाद किसने किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दिल्ली के मौलवी करीमुद्दीन ने किया है। नाम याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। गारसा दतासी के ग्रंथ के जो रचना उर्दू भाषा में जिन्होंने अनुवाद किया है वो कौन है, दिल्ली के मौलवी करीमुद्दीन, इन्होंने ही किया। इनकी रचना क्या है ये भी हम देख लेते हैं। तो रचना का नाम जो है वो है तबकात ए ससुरुआ, यानी कि तजकीरा ई ससुराई ई हिंदी। तो ये जो है इसका रचना है। ठीक है, रचना का नाम है, ध्यान रखेंगे। कुल कवि इसमें कितने हैं, 1004 कवि हैं, और हिंदी कवि कितने हैं, तो 60, कहीं कहीं 62 भी मिलता है, पर सामान्य रूप से अगर पूछा जाए तो 60 कवि हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। कहीं कहीं किसी किसी पुस्तक में आपके 62 भी देखने को मिले हैं, इसीलिए मैंने दोनों ही डाल दिए हैं। ठीक है, पर सर्वमान्य आपका 60 है, ये भी याद रखेंगे। उनकी रचनाओं का हिंदी में अनुवाद, अब देखिए उर्दू में तो किसने किया, करीमुद्दीन जी ने कहा, लेकिन हिंदी में अनुवाद किसने किया, लक्ष्मी सागर वारसेने ने। तो ये भी आपको ध्यान रखना, हिंदी में अनुवाद किसने किया, लक्ष्मी सागर वारसेने ने किया। और इनकी रचना का नाम क्या है, हिंदुई इतिहास, साहित्य का इतिहास, 1952 ईस्वी में। ठीक है, इतनी बातें जो है गारसा दतासी से संबंधित थे, जहाँ से प्रश्न आपके बन सकते हैं। तो ये सब हमने अच्छे से डिटेल में देख लिया। अब नेक्स्ट जो है वो कौन है, ठाकुर शिव सिंह सेंगर। ठीक है, ठाकुर शिव सिंह सेंगर, इनकी रचना है शिव सिंह सरोज, 1883 ईस्वी में। ठीक है, इसकी पद्धति की बात की जाए तो वर्णानुक्रम है। बहुत ज़्यादा फेमस ये नहीं हुए, लेकिन इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से प्रश्न आपका बनता है, वो है हिंदी में लिखा हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कौन सा था, तो वो शिव सिंह सेंगर हो जाएगा। तो ये एक प्रश्न है जो आपके एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है। और एक आपको याद रखना है, प्रकाशन संस्था किस प्रकाशन से हुआ था, नवल किशोर प्रेस, लखनऊ से जो है ये प्रकाशन हुआ था शिव सिंह सरोज का। ठीक है, 1883 ईस्वी, ये डेट आपको याद रखना है। आपसे यहाँ पे सुमेलित करके प्रश्न पूछा जाता है, क्रम में प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना, 1883। ठीक है, कुल कवि कितने थे इसमें, तो 1003 कवि थे। अगर लगभग में बात किया जाए तो 1000 कवियों का वर्णन इन्होंने किया था। तो मैंने इस तरह से क्यों लिखा है, क्योंकि प्रश्न आपके बनते हैं इस तरह से, लगभग 1000 कवि इस तरह से ऑप्शन में रहता है, तो आपको किसी भी प्रकार की कोई कन्फ्यूज़न ना हो, इसीलिए मैं आपको एक एक चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको इंक्लूड की है। ठीक है, इन्होंने प्रसिद्ध रचनाकार के साथ साथ सबसे छोटे रचनाकार को भी इन्होंने लिखा है, इसीलिए इनको जो है प्रमुख स्थान नहीं दिया गया। अगर आपसे ये प्रश्न आपके दिमाग में बनता होगा कि इन्होंने भी रचना की, तो क्यों इनकी चीज़ें जो है ज़्यादा फेमस नहीं हुई, वो इसीलिए क्योंकि इन्होंने जो है 1000 कवियों का वर्णन किया, और सभी जो है प्रमुख रचनाकार, छोटे बड़े सभी रचनाकारों का वर्णन इन्होंने किया है। तो इसीलिए जो है इनको ज़्यादा प्राथमिकता नहीं दिया गया, ज़्यादा प्रचलित नहीं हुए। लेकिन इनसे एक प्रश्न आपका यहाँ से बन सकता है कि हिंदी में लिखा हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किन्होंने लिखा, तो वो थे शिव सिंह सेंगर।
और यहाँ से आपको 2-3 चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहला तो आपको इसका डेट याद रखना है, इसकी रचना याद रखनी है, और ये आपको याद रखना है कि ये हिंदी में लिखा गया हिंदी साहित्य का पहला इतिहास है, और आइए 1000 कवियों का वर्णन इसमें किया गया है। ये सभी बातें आपको याद रखनी। वर्णानुक्रम पद्धति था, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। ये सभी जो पॉइंट है यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं और क्रम में भी पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा कि गारसा तथा तासी के बाद जो है शिव सिंह सेंगर आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना की अगर हम बात करें, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, तो यहाँ पे जो है ये इसकी पूरी रचना है 1888 ईस्वी में। तो ये डेट भी जो है आपको याद रखना है। यहाँ पे कलर थोड़ा चेंज कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे जो है 1888 ईस्वी जो है यहाँ पे जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना का है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। और इसकी पद्धति की बात की जाए तो कालानुक्रमी पद्धति थी इसमें। ठीक है, ये हमने स्टार्टिंग में जब हम पद्धति देख रहे थे तभी भी हमने इसके बारे में बात की थी। कालानुक्रमी पद्धति है, आंशिक रूप से विधेयवादी की शुरुआत भी इन्होंने की। मैंने यहाँ पे ये भी आपको मेंशन किया है ताकि जब आप इसको पढ़ें, जब आप पूरा PDF को रिवाइज करें तो आपको ये सभी बातें रट जाए बिल्कुल आसानी से। तो इसलिए आपको ये सभी चीज़ें मैंने हाईलाइट भी की हैं ताकि आप आसानी से इसको याद रख सकें। तो यहाँ पे आप देखिए कालानुक्रमी पद्धति है, ये आपको ध्यान में रखना है, और आंशिक रूप से इसमें विधेयवादी पद्धति की शुरुआत भी की गई है। अब जो है इनकी रचना में कुल 12 अध्याय हैं। ठीक है, जिसमें से 12वां अध्याय जो है वो अमान्य है, तो 11 का वर्णन ही मिलता है। तो हम पूरे 11 जो अध्याय है उसको एक बार देख लेते हैं। पहला जो अध्याय है इनका वो है चारण काल। 700 से 1300 ईस्वी में इन्होंने चारण काल लिखा है, और इसी से आपका एक प्रश्न बन जाता है कि हिंदी साहित्य में जो है चारण काल इन्होंने आदिकाल को कहा है। तो हम आगे बढ़ते हैं अभी। 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, ये दूसरा अध्याय है। तीसरा अध्याय है इनका जायसी की प्रेम कविता। चौथा अध्याय है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। 5वां अध्याय है मुगल दरबार। 6ठा है तुलसीदास। उसके बाद आपका यहाँ पे हो जाएगा 6ठा नंबर पे तुलसीदास। 7वें नंबर रीति काव्य, फिर है तुलसीदास के अन्य परवर्ती। 9वें नंबर पे है 8वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो ये आपका कुल जो है यहाँ पे 11 अध्याय की बात यहाँ पे की गई है। ठीक है, कुल जो है 12 अध्याय है, लेकिन 12वां अध्याय जो है वो अमान्य माना जाता है, इसलिए 11 जो है यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा है। तो क्वेश्चन आपको किसी भी तरह से पूछेगा तो आप इसका आसानी से आंसर कर सकते हैं। सभी आपको यहाँ पे क्रम से तो नहीं पूछा जाएगा, इतना डिटेल में नहीं जाएंगे आपके TGT और PGT में। ठीक है, TGT PGT जैसे एग्ज़ाम में आपका इससे ज़्यादा डीपली पूछा नहीं जाएगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ से कुछ भी आपको मुगल दरबार या जायसी की प्रेम कविता इस प्रकार से आपको ऑप्शन में दिया जा सकता है, तो याद रखिएगा यहाँ से अगर प्रश्न बनेगा तो इसी प्रकार से बनेगा। इस काल विभाजन में वैज्ञानिकता का अभाव है तथा अध्यायों की संख्या अधिक होने की वजह से इस काल विभाजन को उपयुक्त नहीं माना गया। अब ये बात आपको जो है समझने वाली है कि यहाँ पे क्या है, कालानुक्रमी पद्धति है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, इसीलिए सबसे पहले मैंने आपको पद्धति के बारे में समझाया कि वहाँ पे कालानुक्रमी पद्धति बोला जाए या वैज्ञानिक पद्धति, दोनों में ही क्या था कि वैज्ञानिकता का अभाव था, तथ्यों की जानकारी सिर्फ दी गई थी, जहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा व्याख्या नहीं किया गया था, विश्लेषण नहीं किया गया था, किसी कवि के ऊपर बात नहीं किया गया था कि वह किस प्रकार की भाषा का वर्णन करते हैं, किस प्रकार की उनकी शैली है, भाषा क्या है, रचना क्या है, किस प्रकार की रचना में किस प्रकार की बातें की गई हैं। आलोचनात्मक जो है संश्लेषण विश्लेषण कुछ भी उसमें करने को नहीं था, इसीलिए जो है, और अध्याय की संख्या भी ज़्यादा थी। अब 12-12 अध्याय होगा तो उसको काल विभाजन के लिए उपयुक्त नहीं माना गया, इसीलिए यहाँ पे जो है इनएप्रोप्रिएट मान के इसको खंडन किया गया था। चलिए आगे देखिए तो इसके बारे में और क्या बातें इंपॉर्टेंट है। इस ग्रंथ को आधुनिक देसी भाषाओं का हिंदुस्तानी साहित्य भी कहते हैं। किसको? द वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को जो है आधुनिक देसी भाषाओं का हिंदुस्तानी साहित्य भी कहते हैं। अंग्रेजी के वर्णमाला के क्रमानुसार इसमें साहित्य की रचना की गई है, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। और हिंदी साहित्य के भक्ति काल को स्वर्ण काल किन्होंने कहा है? ग्रियर्सन ने कहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो इनका एक उपलब्धि माना जाता है ग्रियर्सन का, वो ये है कि इन्होंने हिंदी साहित्य में भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, स्वर्ण काल किन्होंने कहा है, तो वो हो जाएंगे आपके ग्रियर्सन। ठीक है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन इनका पूरा नाम है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। और आदि काल को इन्होंने क्या कहा है? चारण काल। अभी अभी हमने देखा जो अध्याय में पहला अध्याय इनका चारण काल ही था, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, चरण काल हो गया, लेकिन यहाँ पे होगा आपका चारण काल।
ठीक है, इसको सही कर दिया जाएगा। चारण काल यहाँ पे इन्होंने कहा है। अब अगर हम बात करें इनकी रचनाओं का हिंदी अनुवाद किन्होंने किया, तो वो हो जाएंगे किशोरी लाल। याद रखिए, दोनों में कंफ्यूज आपको नहीं होना है। हमने बात की थी अभी गारसा दत्तासी की, तो उसकी जो है हिंदी में अनुवाद किन्होंने किया था, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। और यहाँ पे बात की जा रही है गिरियर्सन के रचना की, और इसमें हिंदी अनुवाद इन्होंने किया है किशोरी लाल गुप्त ने। ठीक है, किशोरी लाल गोस्वामी नहीं लगाएंगे, किशोरी लाल गुप्त यहाँ पे आपका सही है। रचना नाम क्या है इनका, तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, या वास्तविक इतिहास भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास 1857 में इन्होंने इसकी रचना की। गिरियर्सन ने तुलसीदास पर 12 निबंध लिखे, ये प्रश्न भी आपका पूछा जाता है। और प्राच्य विद्या विशारद सभा वियना में इसका वाचन भी किया, किसका, तुलसीदास के जो निबंध इन्होंने लिखी हैं। तो ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। जॉर्ज गिरियर्सन ने 1888 से लेकर 1903 तक भारतीय भाषाओं का लैंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नाम से भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण किया है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इधर हाल ही में ये प्रश्न आपका किसी एग्जाम में पूछा गया है। लैंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किसका है, तो गिरियर्सन का है। भारतीय भाषाओं का इन्होंने सर्वेक्षण किया है इसमें, और 1888 से लेकर के 1903 तक। ये बात आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान रखेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है मिस्र बंधु। ठीक है, मिस्र बंधु के बारे में अगर हम बात करें तो ये इटौजा यूपी से थे, और इनकी रचना कौन सी है, तो मिस्र बंधु विनोद। बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 भागों में विभाजित है। सबसे पहला प्रश्न तो आपका यहाँ से ही पूछ लिया जाएगा, मिस्र बंधु विनोद कितने भागों में विभाजित है, तो 4 भागों में विभाजित है, ये आपको ध्यान रखना है। पहला जो 3 भाग है, याद रखिए, प्रथम 3 भाग यानी कि 1, 2 और 3, ये तीनों भाग आपका 1913 में प्रकाशित हुआ। ठीक है, और चौथा भाग आपका 1934 में प्रकाशित हुआ। ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो 1913 में प्रथम 3 भाग जो है वो 1913 में प्रकाशित हुआ, चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ। पद्धति क्या थी, तो कालानुक्रमी पद्धति थी, कालानुक्रमी पद्धति थी इसकी, भाषा हिंदी। प्रकाशन संस्था की बात की जाए तो नागरिक प्रचारणी सभा काशी में जो है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से प्रश्न आपका बन सकता है। तो प्रकाशन संस्था क्या थी, नागरिक प्रचारणी सभा काशी, यहीं से ये प्रकाशित हुई थी मिस्र बंधु विनोद। मिस्र बंधु विनोद में कुल कितने कवियों का वर्णन है, ये प्रश्न आपका काफ़ी बार पूछा गया है। एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो ये आपके जो ग्रंथ में मिलता है वो है 4591, 4591, लगभग 5000, ये भी आपके ऑप्शन में रहता है, लगभग 5000। तो याद रखना, लगभग 5000 जो है वो किसने लिखा है, मिस्र बंधुओं ने लिखा है। ठीक है, 5000 कवियों का वर्णन इन्होंने किया है। मिस्र बंधु जो है वो 3 भाई थे, हालांकि थे तो 4 भाई ये, ठीक है, लेकिन मिस्र बंधु विनोद की रचना 3 भाइयों ने मिलकर की थी। चौथे जो भाई थे वो, उनको साहित्य में ज़्यादा रुचि नहीं थी, तो हम 3 भाइयों के बारे में ही पढ़ते हैं, उनके बारे में ही आपके प्रश्न बनते हैं। पर जानकारी के लिए मैंने आपको बता दिया कि 4 भाई थे ये टोटल, लेकिन 3 भाई ही जो है साहित्य रचना करते थे, और इन्होंने मिस्र बंधु विनोद की रचना की। वो 3 भाई कौन कौन है, तो गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। चौथे कौन थे, चौथे थे आपके वासुदेव। ठीक है, वासुदेव बिहारी मिश्र। तो ये जो है ये साहित्य में संलग्न नहीं रहते थे, इनको ज़्यादा रुचि नहीं थी, इसलिए इनका नाम जो है नहीं आता है। नेक्स्ट है आपका मिस्र बंधु का काल विभाजन। उनकी पुस्तक मिस्र बंधु विनोद 1913 ईस्वी में काल विभाजन जो इन्होंने प्रस्तुत किया था वो हम एक बार देख लेते हैं कि मिस्र बंधु विनोद के अकॉर्डिंग जो है काल विभाजन किस प्रकार से किया गया है, क्योंकि यहाँ से आपका जो है एक प्रश्न बन जाएगा। इसको हम देख लेते हैं ध्यान से। तो देखिए यहाँ पे आरंभिक काल को इन्होंने 2 भागों में कन्वर्ट किया है। यहाँ पे देखिए कितने भागों में बांटा गया है, तो याद रखिए यहाँ पे आपका जो है टोटल 5 भागों में इसको बांटा गया है। आरंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल और वर्तमान काल। समझ में आया। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। आरंभिक काल की बात की जाए तो सबसे पहले इसको 2 भागों में बांटा गया, पूर्वारंभिक काल और उत्तरारंभिक काल। ठीक है, 700 से 1346 विक्रमी संवत, ये विक्रमी संवत में है, ये भी बात आपको याद रखना है। 700 से लेकर के 1444, अगर आप इसको याद रखना चाहें आरंभिक काल को इन्होंने कैसे याद किया है, कैसे रखा है, तो 700 से लेकर 1444 तक रखा है। 2 भागों में विभाजित किया गया है, पूर्वारंभिक काल और उत्तरारंभिक। ठीक है, तो ये डेट भी आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। 700 से 1346 जो है विक्रमी संवत वो पूर्वारंभिक काल है, और उत्तरारंभिक काल जो है वो 1344 से 1444 तक है। माध्यमिक काल की बात की जाए तो पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल, ये 2 भागों में यहाँ पे इन्होंने बांटा है माध्यमिक काल को भी। ठीक है, तो याद रखना कि प्रथम के 3 जो काल हैं उनको इन्होंने 2-2 भागों में विभाजित किया है।
इसके बाद अलंकृत काल है आपका पूर्वालंकृत काल और उत्तरालंकृत काल। यहाँ पे समय आप देख सकते हैं 1481 से 1899 जो है टोटल इन्होंने अलंकृत काल यानी कि रीति काल को इन्होंने माना है। इसके बाद इन्होंने परिवर्तन काल को भी माना है। परिवर्तन काल जो है 1890 से 1925 विक्रमी संवत है और वर्तमान काल 1926 से लेके अब तक जो है वो वर्तमान काल का इन्होंने माना है। अब यहाँ पे आप देखिए एक प्रश्न आपका यहाँ से ये भी बन सकता है कि आदि काल को इन्होंने क्या माना है, आरंभिक काल माना है, और भक्ति काल को इन्होंने माध्यमिक काल माना है, और रीति काल को इन्होंने अलंकृत काल माना है। रीति काल और आधुनिक काल के बीच में इन्होंने किस काल को माना है, ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बन जाता है, वो है आपका परिवर्तन काल। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसके बाद देखिए वर्तमान काल को इन्होंने आधुनिक काल को इन्होंने क्या कहा है, वर्तमान काल। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, मिश्र बंधु से यहाँ से प्रश्न आपका बहुत बनता है, तो याद रख लीजिएगा। आरंभिक और प्रारंभिक में बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, कई आपको बुक्स में देखने को मिलेगा प्रारंभिक काल भी जो है मिश्र बंधु को ही लगा दिया जाता है, मगर है नहीं, क्योंकि नगेंद्र की बुक अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको बहुत ही सफाई से सही बातें यहाँ पे दी गई हैं कि आरंभिक काल जो है वो इन्होंने आदि काल को माना है। प्रारंभिक काल किन्होंने माना है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रारंभिक काल गणपति चंद्र गुप्त ने माना है। ठीक है, ये 100% आपका सही है। इसको आप क्लेम भी कर सकते हैं एग्जाम में, अगर आपका ऑप्शन आ जाता है ना इस प्रकार से, तो आप इसको क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, गणपति चंद्र गुप्त, याद रखना, गणपति चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक काल माना है और आरंभिक काल किन्होंने माना है, मिश्र बंधु ने। दोनों बातें क्लियर रहनी चाहिए आपको। चलिए आगे देखिए, मिश्र बंधु ने आदि काल को आरंभिक काल माना है, यहाँ पे मैंने अलग से लिख दिया है, और आधुनिक काल को इन्होंने वर्तमान काल कहा है। गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक इन्होंने माना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपका बन सकता है कि मिश्र बंधु जो है वो गद्य लेखक किसे मानते हैं, प्रथम, तो गोरखनाथ को मानते हैं, और इन्होंने प्रथम कवि पर इन्होंने कोई चर्चा ही नहीं की है। ये भी बात आपको ध्यान रखना है कि प्रथम कवियों का जो सभी लोग बताते हैं ना, कौन कवि किसके दृष्टि से प्रथम है, ये सभी चीज़ें मैं आपको कराने वाली हूँ। ये पूरा ग्रंथ आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम आदिकाल में जब आएंगे तो इसके नामकरण पर बात करेंगे कि नामकरण किस प्रकार से किन्होंने किया है, बहुत ही अच्छे से डिटेल में आपको करवाई जाएगी सभी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मिश्र बंधु का जो कथन है, यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल का एक कथन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिश्र बंधु विनोद के बारे में है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये कोट आपको डाला हुआ है। तो ये क्या है, कवियों का परिचयात्मक विवरण मैंने प्रायः मिश्र बंधु विनोद से ही लिया है। तो ये कथन किसका है, रामचंद्र शुक्ल का है, मिश्र बंधु के बारे में इन्होंने कहा है, तो ये आपका मैंने यहाँ पे डाला। ये प्रश्न आपका यहाँ से पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कि मिश्र बंधु जो है प्रथम गद्य लेखक बोला जा रहा है यहाँ पे सिर्फ। ठीक है, तो गद्य लेखक किसे माना है, गोरखनाथ को। इनकी अन्य रचना, एक और रचना है जो बहुत फेमस है, पूछा जाता है, वो है आपका हिंदी नवरत्न। ठीक है, हिंदी नवरत्न जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, जिसमें हिंदी आलोचना की प्रथम पुस्तक मानी जाती है हिंदी नवरत्न, ये भी आपको ध्यान रखना है। हिंदी आलोचना की प्रथम पुस्तक मानी जाती है हिंदी नवरत्न, और ये किसकी है, मिश्र बंधु की है। कब रची गई, 1910 में। तो इसमें इन्होंने क्या किया है, नवरत्न मतलब नवरत्न, 9 रत्नों को यहाँ पे साहित्य के जो रत्न हैं, 9 कवियों का वर्णन इन्होंने किया है। इन सभी का नाम आप एक बार देख लीजिए, तुलसीदास, सूरदास, देव कवि का बिहारी लाल, मतीराम, चिंतामणि, केशवदास, चंद्रबरदाई और भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये कुल आपके 9 कवि हैं। यहाँ से आपका प्रश्न बहुत बन सकता है, बहुत बार बना भी है, और बहुत ही आसानी से आप इसको याद रख सकते हैं। एक इसका ट्रिक भी आता है, लेकिन आप इसको ऐसे ही पढ़ेंगे तो आपको याद आसानी से हो जाएगा। ऐसे है, तुलसी और सुर ने देवी के बंधु केशव कबीर को चंद्र दिलाई। तो यहाँ पे ये आपका एक जो है कह सकते हैं कि याद करने की ट्रिक है, लेकिन मैं ट्रिक पे ज़्यादा विश्वास रखती नहीं हूँ। आप इसको खुद ही 2-4 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तुलसीदास, सूरदास, देव कवि, बिहारी लाल, मतीराम और चिंतामणि, आपको पता है ये दोनों भाई हैं, इसीलिए बंधु कह दिया जाता है इनको कई बार। ठीक है, तो मतीराम और चिंतामणि, केशवदास, चंद्रबरदाई, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये सभी कुल 9 रत्नों की चर्चा इन्होंने की है नवरत्न में। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। अब जो आपका बहुत ही प्रसिद्ध है रामचंद्र शुक्ल, आज हम इनको ही पढ़ के समाप्त करेंगे। इसके बाद और भी जो इम्पॉर्टेंट ग्रंथ है जिन्होंने भी लिखा है, वो सब मैं आपको कल करवाऊँगी। ठीक है, तो क्योंकि इतना एक बार में आपको बहुत सारे फैक्ट भी दे दूँगी ना, तो आपके दिमाग से सब निकल जाएगा और सब खिचड़ी हो जाएगा। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आपको सभी चीज़ें तसल्ली से कराई जाए। अब देखिए, इनकी जन्म काफ़ी बार पूछ ली जाती है, तो इनकी जन्म क्या है आपके 11 अक्टूबर 1884 में अगौना में इनका
जन्म हुआ था, इनकी रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास। इनको जब हम इनका कथन, इनकी रचना के बारे में पढ़ेंगे तो और भी ज़्यादा इनके बारे में जानेंगे डिटेल से। अभी हम ग्रंथ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, सब हम प्रकरण के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। जो भी टॉपिक है आपका, उसी के अकॉर्डिंग आपकी चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। तो बस आपको कंटेंट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा रहा है, हर एक प्रकार से आपको यहाँ पे बेहतर कंटेंट देने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, जितने भी लोग नए जुड़े हैं उनको मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे आपको ये पूरा नोट्स आपको जो है 299 रुपीज़ में मिल जाएगा। जितने भी लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं, बहुत ही मिनिमम प्राइस मैंने रखा है। और ये मैं एक कह सकती हूँ कि मोबाइल रिचार्ज का सबसे मिनिमम प्राइस है ये। हर एक महीने आप इतने की रिचार्ज कराएंगे मिनिमम, तो ये हर कोई अफोर्ड कर सकता है, इसीलिए मैंने ये रखा है आपके लिए। और कोई भी बेहतर पेड कोर्स से बहुत ही बेहतर आपको ये कंटेंट दे दिया जा रहा है, जो आपको बेहतर बहुत ही सर्वश्रेष्ठ जो होते हैं आपके पेड कोर्स, वहाँ भी आपको ये सभी चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। चलिए, ज़्यादा इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, और इसको डिटेल में इसके बारे में आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। जिसको भी ज़रूरत होगी वो कांटेक्ट कर सकता है मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप में। चलिए, अब यहाँ पे हम बात करें तो रामचंद्र शुक्ल की जो रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास, ये 1929 ईस्वी में रचित था। इससे आपका एक प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, वो है परिवर्तित और संशोधित संस्करण इसका कब आया था? 1940 ईस्वी में। तो ये प्रश्न यहाँ से आपका एक बन जाता है। बहुत सारे लोगों को ये बातें पता नहीं है। हिंदी साहित्य का जो इतिहास है इसका एक संशोधित रूप भी प्रकाशित हुआ है, और वो कब हुआ है? 1940 में। ठीक है, दोनों बातें याद रखनी है, दोनों ही आपके रामचंद्र शुक्ल के अकॉर्डिंग है। और इसमें पद्धति आपका काफ़ी पूछा जाता है, तो किस पद्धति का इन्होंने प्रयोग किया है, वो है विधेयवादी पद्धति। और विधेयवादी पद्धति जो है यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ है, ये भी आप जानते हैं। भाषा इन्होंने हिंदी रखा था। कुल रचनाकार कितने हैं? 997। ठीक है, 997 है। लगभग 1000, लगभग की बात मैंने हर एक में किया है, क्योंकि यहाँ पे आपका लगभग से ऑप्शन बनता है। ठीक है, कुल प्रकरण भी आपका पूछा जाता है, काफ़ी बार एग्जाम में बना है यहाँ से प्रश्न, तो मैं आपको बता दे रही हूँ। कुल प्रकरण इसमें 7 हैं। ठीक है, टॉपिक्स कितने? टॉपिक्स हैं 7। प्रकरण आप समझ रहे हैं, टॉपिक्स कितने हैं? 7 टॉपिक्स हैं। और इन्होंने जो है दोहरी नामकरण की पद्धति को अपनाया। अब ये क्या है आपका दोहरी नामकरण? तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आदि काल भी इन्होंने कहा है और वीर गाथा काल भी इन्होंने कहा है। तो किस आधार पे कहा है? तो एक है आपका प्रवृत्ति के आधार पे इन्होंने कहा है। ठीक है, एक इन्होंने काल विभाजन के आधार पे तो किया ही है, एक इन्होंने प्रवृत्ति के आधार पे किया है। और ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से हो जाता है। दोहरी नामकरण की पद्धति किन्होंने अपनाई थी? तो रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। ये बात आपको याद रखना है। 4 भागों में इन्होंने विभाजन किया है। आदिकाल, पूर्व मध्यकाल। आदिकाल को इन्होंने क्या कहा है? वीर गाथा काल कहा है। ये क्वेश्चन आपका 1000 बार पूछा जाता है और बहुत ही घिसा पिटा क्वेश्चन है, लेकिन काफ़ी बार बनता है एग्जाम में। पर ये आप याद रखिए कि आदिकाल, ऐसा नहीं है कि इन्होंने आदिकाल नहीं कहा है, इन्होंने आदिकाल भी कहा है, लेकिन ज़्यादातर जोर कहाँ दिया गया है? तो प्रवृत्ति के आधार पर जो इन्होंने रचनाएँ की हैं उस पर ज़्यादा जोर दिया गया है। तो वीर गाथा काल आपको ज़्यादा याद रखना है। ठीक है, और भक्ति काल का इन्होंने देखिए पूर्व मध्यकाल भी कहा है और भक्ति काल भी कहा है। ठीक है, और डेट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। आदिकाल या वीर गाथा काल की बात करें तो 1050 से 1375 विक्रमी संवत। विक्रमी संवत याद रखिए। अगर ईस्वी में प्रश्न आपका आया है, ऑप्शन को ध्यान से आपको पढ़ना है। ऑप्शन में अगर विक्रमी संवत में ऑप्शन है तो अब तो सही है। अगर आपका ईस्वी में आंसर दिया गया है ऑप्शन में, तो आपको क्या करना है? इसमें 57 माइनस कर देना। ठीक है, 57 आप माइनस करेंगे ना तो विक्रमी संवत आपका ईस्वी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसानी से आप याद रख सकते हैं। विक्रमी संवत जो है ये काफ़ी फेमस है, आसानी से याद रखा जा सकता है, तो इसी को याद रखिए आप। पूर्व मध्यकाल जो है वो भक्ति काल को कहा गया है, और इन्होंने 1375 से 1700 विक्रमी संवत इसको माना है। उत्तर मध्यकाल को इन्होंने रीतिकाल कहा है। तो प्रश्न आपका ये बनता है कि रीतिकाल किन्होंने कहा है? तो शुक्ल हो जाएंगे, ध्यान रखना। ठीक है, 1700 से 1900 विक्रमी संवत दोनों ही इन्होंने कहा है, उत्तर मध्यकाल भी इन्होंने ही कहा है। चौथा क्या है आपका? आधुनिक काल। यहाँ से प्रश्न आपका बनता है। आधुनिक काल तो इन्होंने कहा ही है, पर ज़्यादा जोर इन्होंने क्या दिया है? गद्य काल। ठीक है, तो गद्य काल अगर पूछा जाए कि आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा है, तो रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। 1980 से 1984 विक्रमी संवत इन्होंने माना है। तो ये डेट भी आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपका बन जाता है। अब देखिए, प्रथम यह ग्रंथ सर्वप्रथम 1927 में हिंदी साहित्य का विकास नाम से लिखा गया। तो ये प्रश्न आपका काफ़ी बार पूछा गया है, तो याद रखिए सबसे पहले जो है 1927 में, 29 से पहले ही, देखिए 2 साल पहले ही हिंदी साहित्य का विकास नाम से इसको लिखा गया था।
तो ये बात आपको याद रखना है। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। तो ये प्रश्न भी आपका बनता है। एक एक लाइन जो मैंने लिखा है ना, सभी आपके क्वेश्चंस है जो आपके शुक्ल से बनेंगे, ठीक है। तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका बहुत ही कंक्लूड वे में, बहुत ही कम शब्दों में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को यहाँ पे डालने की कोशिश की है, ताकि आपका रिवीजन बहुत ही अच्छे से हो सके, समझ सकें आप अच्छे से, आसानी से। वरना तो आप बुक ही पढ़ लेंगे, सबके पास बुक होगी और सभी बुक पढ़ के जा सकते हैं, लेकिन चीज़ें इतनी आसान नहीं होती है बुक में। और यहाँ पे नोट्स में आपको सभी चीज़ें एक साथ इकट्ठे रूप में मिल रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक प्रश्न आपका बनता है, शुक्ल जी ने चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि माना है। हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना गया है? चंद्रवरदाई को। ये बात आपको ध्यान रखना है। अभी ये जितनी चीज़ें मैं आपको पढ़ा रही हूँ सबको मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको फिर से रिवाइज करवाऊंगी, ठीक है। पूरा का पूरा आपका ग्रंथ कंप्लीट हो जाएगा, याद हो जाएगा आपको। साहित्य में पूरा याद करवाने के लिए यहाँ पे आपको क्लासेस ले रही हूँ, ठीक है। सिर्फ टिक मार्क नहीं है कि टिक कर दिया हमने, ये क्लास कर दिया, ये क्लास कर दिया। आपको सभी चीज़ें याद करवाई जाएंगी बाकायदा, बस आपको क्लास से जुड़े रहना है। स्टार्टिंग से लेकर अंत तक मैंने आपको एक बार भी बोला ही नहीं। चलिए आप खुद ही कर देते हैं। क्लास को लाइक कीजिएगा पसंद आ रहा है तो, ठीक है। जो भी कंटेंट मैं आपको दे रही हूँ अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब किए बिना आपको मेरे क्लासेस मिलेंगे नहीं। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, तभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएंगी। और देखिए समय है आपके पास, और एक सही समय पे अगर आप सही तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। ये बात तो आप सभी जानते हैं, इसीलिए आपको समय मिल रहा है और ये समय को आप यूटिलाइज़ कीजिए। क्योंकि आप अंतिम के 10 दिनों में अगर आप चाहेंगे कि सभी साहित्य आपको अच्छे से याद हो जाए तो ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसलिए आपको समय से तैयारी करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे देखिए पृथ्वीराज रासो जो है हिंदी महाकाव्य है, ये आपको याद रखना है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य इन्होंने पृथ्वीराज रासो को माना है, और इसी के रचनाकार कौन है? चंद्रवरदाई, जिसको इन्होंने महाकवि माना है प्रथम। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। अब देखिए यहाँ पे शुक्ल ने तुलसीदास को लोक और मंगल की साधनावस्था का कवि माना है। ये प्रश्न आपका काफ़ी बार बनता है, तो किन्होंने माना है? शुक्ल ने माना है, ये भी बात आपको याद रखना है। अब देखिए शुक्ल ने सूरदास को क्या कहा है? तो जीवनोत्सव का कवि कहा है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, शुक्ल के अनुसार प्रथम कवि कौन है? तो मुंज और भोज। ये मैं आपको एक अलग से करवा दूंगी कि कौन से कवि प्रथम किन्होंने माना है और कौन सी जो है नामकरण किसने क्या किया है, ये सभी मैं आपको एक अलग से करवाऊंगी। तो बस तसल्ली से बने रहना, लास्ट तक बने रहना। आपको बहुत सारी चीज़ें करवाई जा रही हैं, और जितना आज करवाया है ना, इसको आप रोज़ रिवीजन कीजिए। बस क्लासेस में जितने इंस्ट्रक्शन आपको दिए जाते हैं ना, इतना अगर आप फॉलो कर लेंगे ना, तो बहुत ही आसानी से आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। बस आपको डायरेक्शन दिया जा रहा है, जो उस डायरेक्शन को फॉलो कीजिए। चलिए अब यहाँ पे देखिए मुंज और भोज। अगर केवल मुंज दिया जाए, ये आपको याद रखना है, मुंज, सिर्फ मुंज अगर बोला जाए तो कौन हो जाएंगे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये चीज़ें मैंने यहाँ पे नोट की ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। अगर आपको दोनों दिया जा रहा है, मुंज और भोज, ये दोनों दिया जा रहा है, तभी यहाँ पे शुक्ल होंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मुंज और भोज आते हैं। केवल मुंज होगा तब चंद्रधर शर्मा गुलेरी आते हैं, ठीक है। अब देखिए हिंदी के प्रारंभिक रूप को प्राकृताभाष हिंदी किन्होंने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। तो शुक्ल से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं आपके। अभी कथन भी आपको जब करवाऊंगी ना, तो जितने भी इंपॉर्टेंट कथन है शुक्ल के, वो सब आपको करवाने वाली हूँ। उसमें आपको इनके और भी जो रचनाएं हैं, जो भी इन्होंने संपादित ग्रंथ लिखे हैं, वो सभी चीज़ें भी आपको करवाए जाएंगे जब इनकी रचनाओं पर हम बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए शुक्ल ने भक्ति काल को 2 धाराओं में विभाजित किया है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। भक्ति काल को कितनी धाराओं में इन्होंने विभाजित किया है? तो याद रखिए 2 धाराओं में विभाजित किया है। कौन थे? तो निर्गुण धारा और सगुण धारा। अब इसके अंदर जो इन्होंने नामकरण किया है वो है निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा, निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा, ठीक है। इसके बाद सगुण धारा में रामाश्रयी काव्य धारा और कृष्णाश्रयी काव्य धारा। ये नाम आपको दिया जाए ना, तो सीधा सीधा शुक्ल को लगा दीजिएगा। अगर यही ज्ञानाश्रयी की जगह संत काव्य लिखा हो और प्रेमाश्रयी की जगह सूफी काव्य लिखा हो, यहाँ पे सगुण धारा में रामाश्रयी काव्य शाखा की जगह राम काव्य लिखा हो, राम काव्य, ठीक है। और कृष्णाश्रयी काव्य धारा की जगह कृष्ण काव्य लिखा हो, ये भी आपने देखा होगा कहीं ना कहीं। तो ये अगर लिखा हुआ है तो ये किन्होंने कहा है? तो याद रखना कि संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य, ये सिंपल भाषा में किन्होंने कहा है? राम कुमार वर्मा ने। ये भी प्रश्न आपका बनता है, ठीक है। ये जब हम राम कुमार वर्मा के बारे में पढ़ेंगे तब मैं ये बातें आपको वहाँ भी बताऊँगी, यहाँ भी बता रही हूँ ताकि आप रिलेट करके याद रख पाएँ, ठीक है। तो राम कुमार वर्मा जो है,
इनको याद रख लेना, इन्होंने जो है ये नामकरण किया है। और अगर यहाँ पे बात की जाए निर्गुण ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी, ग्रामाश्रयी, कृष्णाश्रयी, तो ये किन्होंने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। तो ये 2 बातें आपको याद हो गई होंगी, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगर हम और नेक्स्ट कुछ बात करें इनके बारे में, तो शुक्ल ने एर्नाल्ड की रचना है द लाइट ऑफ एशिया, द लाइट ऑफ एशिया का इन्होंने अनुवाद किया है ब्रज भाषा में बुद्ध चरित नाम से। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे। द लाइट ऑफ एशिया किसकी रचना है? एर्नाल्ड की रचना है। और इसका जो अनुवाद किया है वो शुक्ल ने किया है। किस नाम से किया है? बुद्ध चरित नाम से किया है। और इसकी भाषा क्या थी? ब्रज भाषा। तो ये सभी बातें भी आपको ध्यान रखनी। चिंतामणि इनका जो ग्रंथ है, देखिए इनके ग्रंथ में हम अलग से जो इनकी रचनाएं हैं और कौन कौन सी चीज़ें इनके बारे में जो इनकी जो उपलब्धियां हैं उस पर हम अलग से जिक्र करेंगे। अभी हम सिर्फ इतिहास ग्रंथ की बात कर रहे हैं, हिंदी साहित्य के उद्भव की बात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे सभी चीज़ें मैं बताऊँगी तो आपके दिमाग से निकल जाएगा। इसीलिए हर चीज़ को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आपको देने की कोशिश की जा रही है। अब यहाँ पे बस आपको इतना ध्यान रखना है कि शुक्ल ने चिंतामणि निबंध ग्रंथ की रचना की थी। ये आपका जो बीपीएससी में पूछा भी गया है इस बार, तो ये भी आपको याद रखना है। वर्तमान में 4 भागों में जो है इसका वर्णन किया गया है। वर्तमान में कितना भाग है इसका? चिंतामणि का 4 भाग है, पर शुक्ल ने 2 ही भागों को लिखा है। ये भी बात आपको याद रखना है। पहले जो 2 भाग है उसमें रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है चिंतामणि में, ठीक है। और ये भी याद रखिए कि इसमें इनको मंगला पारितोषिक पुरस्कार भी मिला था, ठीक है, चिंतामणि में। इसके बाद तीसरा भाग किन्होंने लिखा? नामवर सिंह ने, ठीक है। तीसरा भाग नामवर सिंह ने लिखा है और चौथा भाग कुसुम चतुर्वेदी ने लिखा है, ठीक है। अब एक और लास्ट पॉइंट है, 17 मनोविकार का भी वर्णन इन्होंने किया है। अब वो कौन कौन से मनोविकार हैं, कौन कौन से और संपादित ग्रंथ हैं इनके बारे में, कौन कौन से इनकी रचनाएं हैं जो कि आपकी लिखी गई हैं, जो कि इनकी उपलब्धियां हैं, और जितने भी इनके कथन हैं वो मैं आपको जब रामचंद्र शुक्ल अलग से करवाऊंगी उसमें मैं ये सभी चीज़ें आपको इंक्लूड करूँगी, ठीक है। तो आज जो है इतनी सारी चीज़ें आपको बतानी थी। एक बार हम इसको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी है, बस इस ये करके हम क्लास को एंड करेंगे। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन होगा तभी आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, याद रख पाएंगे, ठीक है। और एक बार फिर से बता देती हूँ कि ये ना सिर्फ आपके एनवीएस के अकॉर्डिंग हम इसलिए चल रहे हैं क्योंकि एनवीएस की जो सिलेबस है वो आपको कंक्लूड है पूरा हिंदी साहित्य। जब हम टीजीटी आपको टीजीटी दिखाया ना, पीजीटी तो और भी ज़्यादा विस्तृत रूप में है, वो सब भी हम करेंगे। पहले टीजीटी कंप्लीट करेंगे, फिर हम पीजीटी को भी देखेंगे, ठीक है। इक्वली इंपॉर्टेंट है आपके ईएमआरएस के लिए, इक्वली इंपॉर्टेंट है आपके DSSB के लिए भी, और बीपीएससी तो आप यूँ कर लोगे। अगर इसको आपने देख लिया तो बीपीएससी आप आसानी से कर लोगे, क्योंकि इससे बाहर आपका बीपीएससी में पूछने वाला नहीं है। इससे बहुत ही लो लेवल रहता है, ठीक है। लेकिन आपको लेवल बढ़ाना है मुझे, क्योंकि आपको जो अन्य एग्ज़ाम है आपके NVS, KVS, TGT, PGT, EMRS, DSSB, उसके लिए आपको ज़्यादा योग्य बनाने के लिए ये सभी क्लासेस दी जा रही हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या था। पहले हम पद्धति की बात किए थे, जिसमें हमने देखा वर्णानुक्रम पद्धति में आपका क्या होता है, वर्णों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो वर्णमाला के अकॉर्डिंग यहाँ पे सभी चीज़ें की जाती हैं। और दगारसा तासी और शिव सिंह सेंगर ने इतिहास ग्रंथ की रचना वर्णानुक्रम पद्धति में की है। ये बातें आपको याद रखनी है। दूसरा हमने देखा था कालक्रमानुपद्धति। इसमें क्या इंपॉर्टेंट था कि जन्मदिन के आधार पे, जन्म तिथि के आधार पे जो इसमें वर्णन किया जाता है कालक्रम के आधार पे, और जॉर्ज गिरियर्सन और मिश्र बंधु ने इसकी रचना की है। अब ये दोनों में कुछ आपके कालानुक्रमिक पद्धति और वैज्ञानिक पद्धति दोनों लगभग सेम ही है। और इसमें जो है किसका अभाव है, कर्मबद्धता और तर्क जो है इसमें देखने को मिलता है, लेकिन व्याख्या और विश्लेषण का अभाव है, जिसकी वजह से ये जो है त्रुटिपूर्ण माना जाता है। ये भी बात आपको याद रखना है। सबसे उपयुक्त कौन सा है, विधेयवादी पद्धति। इसका प्रयोग जो है बहुत सारे लोगों ने किया है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अगर पूछा जाता है कि इसके जन्मदाता कौन है, तो कौन है, वेन जो है इसके जन्मदाता माने जाएंगे। कई लोग इसमें कन्फ्यूज़ होते हैं और रामचंद्र शुक्ल को लगा के आते हैं, ठीक है। तो याद रखना कि वेन कवि जो है वो आपके रामचंद्र शुक्ल विधेयवादी पद्धति के जन्मदाता माने जाते हैं, ठीक है। अगर इसमें पूछा जाए आपसे हिंदी में साहित्य का इतिहास लिखने की पद्धति में इसका सूत्रपात किसने किया, तब आपका रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। और हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में विधेयवादी पद्धति का अगर कॉमन रूप से पूछा जाता है तो कौन हो जाएगा, गिरियर्सन। इन्होंने आंशिक रूप से किया था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। पूर्णतः तो नहीं किया था, लेकिन आंशिक रूप से इन्होंने
इसके बारे में चर्चा की है। अब देखिए कुछ इतिहास ग्रंथ के बारे में आज हमने देखा। उसमें सबसे पहले हमने देखा गारसा द तासी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंच भाषा में इन्होंने लिखा। सबसे पहला प्रयास अगर हिंदी साहित्य लिखने का किया गया तो वो किसने किया? गारसा द तासी ने किया। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार बनता है। अब इसकी रचना क्या है? इस्तवा द लेतेतुर एंदोई ए एंदोस्तानी। तो ये नाम आपको याद रखना है। इसका जो प्रकाशन है वो आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपका डेफिनेटली देखने को मिलता है। प्रथम संस्करण में 2 भाग है, ठीक है। द्वितीय संस्करण में 3 भाग है। बस इतना याद रखो, बहुत ही ईजी है। 2-3 बार रिवीजन करेंगे फिर आपको ये बहुत आसानी से याद हो जाएगा। 1839 में, दूसरा भाग 1847 में। अब तृतीय संस्करण में आपका 70-71 याद रख लो, याद रह जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसकी प्रकाशक संस्था की बात की जाए तो द ओरिएंटल ट्रांसमिशन कमेटी, ठीक है। द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड में जो है इसकी संस्था प्रकाशित हुई थी। कुल कवि कितने थे? 738। कुल उर्दू कवि कितने थे? 666। और हिंदी कवि कितने थे? 72। हिंदी कवि में जो पहला कवि का वर्णन इन्होंने किया है वो है अंगद, और अंतिम कवि का वर्णन किया है वो है हेमंत पंत। अब इन्होंने जो रचना की उसमें हिंदी, उर्दू, संस्कृत और अपभ्रंश को स्थान दिया है। ये प्रश्न आपका बना है पिछली बार भी कि कितने जो है भाषाओं का इन्होंने वर्णन किया है, स्थान दिया है अपनी रचनाओं में, ठीक है। तो याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा जो है उर्दू का रखा है, ठीक है, ये भी याद रखना है। पद्धति इनका वर्णानुक्रम था। अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर इन्होंने रचनाएं की। गारसा द तासी का जो उर्दू अनुवाद है, उनकी रचनाओं का उर्दू अनुवाद किसने किया? दिल्ली के मौलवी थे करीमुद्दीन, उन्होंने किया था। अब इसका रचना का नाम क्या था? तबकात ए सुसुवारा, यानी कि तजकिरा ए सुसुवारा ए हिंदी। तो नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है पर देख लीजिए। और इसका जो कुल कवि का वर्णन है वो 1004 है, और हिंदी में इन्होंने 60 कवियों का वर्णन किया है। इनकी रचनाओं का हिंदी अनुवाद किसने किया? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। इनकी रचना का नाम है हिंदुई साहित्य का इतिहास, 1952 में, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट है आपका ठाकुर शिव सिंह सेंगर। इनकी रचना है शिव सिंह सरोज 1883 में। पद्धति है वर्णानुक्रम पद्धति। प्रकाशन संस्था है नवल किशोर प्रेस, लखनऊ। डीप कराने चाहूँ तो बहुत कुछ इसमें लिखा जा सकता है, और लेकिन वो फिर फालतू की चीज़ें हैं, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ठीक है। तो जो क्वेश्चन बनेंगे बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैंने आपको यहाँ पे डालने की कोशिश की है, ताकि आपको लेंदी ना लगे और आप इसको पढ़ें, आपको इंटरेस्टिंग लगे। इससे थोड़े कलर वलर भी मैंने डाले हैं इसमें, ताकि आपको बोझिल ना लगे, देख के आप आसानी से पढ़ें। थोड़ा सा आपको इसको देख के थोड़ा सा पढ़ने का भी मन करे, है ना। तो थोड़ा सा इसीलिए मैंने इसको कलरफुल रखा है। अब देखिए पद्धति इसमें वर्णानुक्रम पद्धति है। शिव सिंह सरोज 1883 याद रखेंगे। प्रकाशन संस्था पूछा जाता है नवल किशोर प्रेस। और कुल कवि कितने हैं? 1003। लगभग 1000 कवियों का वर्णन इसमें किया गया। हिंदी में लिखे जाने वाला हिंदी साहित्य का पहला इतिहास जो है वो शिव सिंह सेंगर ने लिखा है। बस इतनी ही बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है। अब देखिए जॉर्ज ग्रियर्सन की बात करें तो इनकी रचना है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, 1888 ईस्वी, ये याद रखिएगा। कालानुक्रमी इन्होंने पद्धति का इस्तेमाल किया, और आंशिक रूप से विधेयवादी का शुरुआत भी इन्होंने किया था। कुल 12 अध्याय है, जिसमें से 12वां अध्याय इनका अमान्य है, और इसमें कुल आपके 11 अध्याय हैं जो आप देख सकते हैं। कचारण काल, 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य, तुलसी के अन्य परवर्ती, 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, और 11वां है महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, ठीक है। चलिए, इस काल विभाजन में वैज्ञानिकता का अभाव है तथा अध्यायों की संख्या अधिक होने की वजह से उपयुक्त नहीं माना गया। इस ग्रंथ को आधुनिक देसी भाषाओं का हिंदुस्तानी साहित्य भी कहा जाता है। अंग्रेजी के वर्णमाला का इन्होंने इस्तेमाल किया है। हिंदी साहित्य के भक्ति काल को स्वर्ण काल इन्होंने कहा है ग्रियर्सन ने, और आदिकाल को चारण काल कहा है, ठीक है। इसका हिंदी अनुवाद किन्होंने किया? किशोरीलाल गुप्त ने किया। रचना का नाम क्या था? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, 1857 में, ठीक है। अब ग्रियर्सन ने तुलसीदास पर 12 निबंध लिखे हैं। प्राच्य विद्या विशारद सभा वियना, ये प्रश्न आपका पूछा गया है, ठीक है। किसमें पूछा गया है? तो आई थिंक DSSB में एक प्रश्न आपका बना है, ठीक है। प्राच्य विद्या विशारद सभा वियना में इसका वाचन किया गया ग्रियर्सन के द्वारा। जॉर्ज ग्रियर्सन ने लैंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नाम से भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण भी किया है। यहाँ से भी आपका प्रश्न बना है 1888 से 1903 तक, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे मिश्र बंधु है नेक्स्ट आपके, जिसमें इटोजा यूपी में इनका जन्म है। रचना जो है इनका मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभाजित है। प्रथम 3 भाग जो है वो 1913 में प्रकाशित हुआ, चौथा भाग 1934 में। पद्धति कौन सी थी? कालक्रमानुक्रमी था। भाषा हिंदी था। प्रकाशन संस्था नागरिक प्रचारणी सभा से जो है इनका प्रकाशन हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद कुल कवि कितने हैं? तो लगभग 5000 हैं, ठीक है। 4591 कुल कवि हैं इसमें,
और मिश्र बंधु के 3 भाई, ऐसे तो ये 4 भाई थे, वह एक जो थे वो साहित्य सृजन में उनका ज़्यादा रुचि नहीं था, इसलिए उनको हम नहीं पढ़ते हैं। 3 भाइयों को पढ़ते हैं, वो यहाँ पे गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। तो ये तीनों आपको याद रखना है। इसका काल विभाजन जो है 1913 में किया गया और इस प्रकार से विभाजन किया गया। तो ये भी आप एक बार देख लीजिए, आरंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल और एक क्या था, वर्तमान काल। ठीक है, तो आधुनिक काल को वर्तमान काल भी इन्होंने कहा, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं, मिश्र बंधु ने आदिकाल को क्या कहा, आरंभिक काल कहा, और आदिकाल को आरंभिक काल कहा, आधुनिक काल को वर्तमान काल कहा। गोरखनाथ को हिंदी गद्य लेखक का प्रथम गद्य लेखक माना है मिश्र बंधु ने। ठीक है, कवियों का जिक्र इन्होंने नहीं किया है, जो प्रथम कवियों के बारे में और लोगों ने बताया, इन्होंने नहीं बताया है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और रामचंद्र शुक्ल की रचना कथन है, कवियों का परिचयात्मक विवरण मैंने प्रायः मिश्र बंधु विनोद से ही लिया है। इसका मतलब क्या है, तो ये भी ध्यान रखिए कि रामचंद्र शुक्ल ने जो अपनी रचना रची, जो अपना ग्रंथ रचा है, उसमें कवियों का जो परिचय दिया है, उसके लिए इन्होंने आधार बनाया था मिश्र बंधु विनोद को। समझ में आ गया, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे लोगों के बारे में किया था, लगभग 5000 लोगों के बारे में इन्होंने बातें की थी, तो बहुत ज़्यादा इन्होंने जो है जिक्र किया है, तथ्य बहुत ज़्यादा इन्होंने दिया है, और इसका आधार रामचंद्र शुक्ल ने भी लिया था। ठीक है, तो इसको याद रख लेना, ये कथन काफ़ी बार पूछा जाता है। इनकी एक अन्य रचना है मिश्र बंधु की, वो है नवरत्न, जिसमें कुल 9 कवियों का वर्णन किया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 1910, ये भी याद रखिए, हिंदी नवरत्न जो प्रकाशित हुआ वो 1910 में। कौन कौन से कवि थे, तुलसीदास, सूरदास, देव कवि, बिहारी लाल, मतीराम, चिंतामणि, केशवदास, चंद बरदाई और भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये कुल 9 कवि हैं जिसका वर्णन इन्होंने किया है। और अंतिम है हमारा आज का रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल का जन्म यहाँ पे देखिए 11 अक्टूबर 1884, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में इन्होंने लिखा। परिवर्तित और संशोधित संस्करण इसका 1940 में किया गया। पद्धति कौन सी थी, विधेयवादी। भाषा हिंदी थी। कुल रचना इन्होंने 1997 किया है, 997 किया है, लेकिन लगभग 1000 भी देखने को मिलता है। कुल प्रकरण कितने थे, 7, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब इसमें जो नामकरण जो है, इन्होंने दोहरी नामकरण की पद्धति अपनाई, 2 नामकरण किया, एक आदिकाल, एक वीरगाथा काल, पूर्व मध्यकाल, भक्ति काल, ये डेट भी आपको याद रखना है। ठीक है, उत्तर मध्यकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल को गद्यकाल। ठीक है, 1980 से 1984, ये आपका पूछ लिया जाता है, याद रखना। ठीक है, यह ग्रंथ सर्वप्रथम 1927 में हिंदी साहित्य का विकास नाम से प्रकाशित हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। हिंदी शब्द सागर की भूमिका, ये आपका इस बार भी बीपीएससी में पूछा गया है, हिंदी शब्द सागर की भूमिका। शुक्ल जी ने चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है, और इन्हीं की रचना पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य माना है। आदिकाल जब पढ़ेंगे तो इसको हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे वहाँ पे। अब देखिए, शुक्ल ने तुलसीदास को लोक मंगल की साधनावस्था का कवि माना है, सूरदास को जीवनोत्सव का कवि कहा है। ठीक है, जीवनोत्सव का कवि कहा है, और प्रथम कवि इन्होंने मुंज और भोज को माना है शुक्ल ने, और केवल मुंज होगा तब चंद्रदास शर्मा गुलेरी हो जाएगा। हिंदी के आरंभिक रूप को प्राकृताभाष इन्होंने कहा है, प्राकृताभाष हिंदी कहा है। ठीक है, भक्ति काल का 2 भागों में विभाजित किया है, निर्गुण धारा, सगुण धारा, ये सब शुक्ल के अनुसार है, याद रखिए। और निर्गुण धारा के अंदर इन्होंने क्या रखा है, निर्गुण ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। तो क्वेश्चन आपका कई बार प्रेमाश्रयी से पूछा जाता है, जो कि प्रेम देख करके लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि प्रेमाश्रयी निर्गुण में नहीं होगा, लेकिन याद रखना प्रेमाश्रयी जो है ये निर्गुण में ही होगा, जिसमें आपका जो प्रेमिका होती है उसको ईश्वर रूप में दर्शाया जाता है। आप जानते हैं, जब हम सूफी काव्य पढ़ेंगे, प्रेमाश्रयी काव्य धारा जब हम पढ़ेंगे तो हम बहुत अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। चलिए, सगुण धारा में बात करें तो रामाश्रयी काव्य धारा, कृष्णाश्रयी काव्य धारा इसमें इन्होंने रचना की है। और इसी में एक बात मैंने आपको और भी बताया, ज्ञानाश्रयी को संत काव्य भी कहते हैं और प्रेमाश्रयी को सूफी काव्य भी कहते हैं। तो ये जो है नामकरण किसने किया है, रामकुमार वर्मा ने किया है, तो ये भी बात आपको याद रखना है। चलिए, शुक्ल ने अर्नाल्ड की जो रचना है द लाइट ऑफ एशिया, इसका बुद्ध चरित्र नाम से अनुवाद किया ब्रज भाषा में। चिंतामणि इनकी निबंध संग्रह है, जो 4 भागों में है वर्तमान में। प्रथम जो 2 भाग हैं, पहले 2 भागों का रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। तीसरा भाग किसने लिखा है, ये प्रश्न आपका पूछा जाता है, नामवर सिंह ने। चौथा भाग कुसुम चतुर्वेदी ने। ठीक है, 17 मनोविकारों का निबंध भी उन्होंने लिखा है। बाकी जब हम इनकी रचना पर बात करेंगे, अलग से इसकी वीडियो होगी एक अलग से। ठीक है, इसमें रचना पर बात करेंगे हम। इसके अलावा जो इनकी उपलब्धि है, जो भी इन्होंने इनको जो भी अवार्ड मिले, पुरस्कार मिले हैं, वो हम देखेंगे। इसमें संपादित ग्रंथ इनके कितने हैं, कथन इनके बहुत सारे पूछे जाते हैं, वो सब हम एक क्लास में आपको
बताएंगे। यहाँ पे सिर्फ ग्रंथ की चर्चा की जा रही है, तो वहीं तक सीमित रखना है इसको। तो ये पूरा क्लास आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मेरी मेहनत कैसी लगी, आप भी थोड़ा सा इस पर चर्चा कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इसी तरह से आपको क्लास पूरी करवाई जाएगी, तो रोज़ आपको रेगुलर रहना है। और क्लास आपको फ्री में मिल रही, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि नेगलेक्ट करेंगे तो आपके ही ऊपर ये हानि करेगा। इसको समझिएगा कि फ्री है, लेकिन काफ़ी ईजिली आपको उपलब्ध हो रहा है। और इसका सिर्फ नोट्स आपको पेड है, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसका नोट्स आप चाहते हैं, क्योंकि मैंने बहुत ही इजी वे में इसको हाईलाइट किया है, बहुत ही कलरफुल वे में रखा है, ताकि आप इसको आसानी से पढ़ सकें और आप चीज़ों को बहुत अच्छे से रिवीजन कर सकें। बहुत ही मिनिमम प्राइस रखा है 299। जो आपका मंथली रिचार्ज होता है ना, सबसे लास्ट वाला, सबसे कम वाला, वो मैंने रखा है ताकि हर कोई इसको अफोर्ड कर सके। जिसके पास भी मोबाइल है वो अफोर्ड कर सकता है। तो चलिए इसी के साथ हम इसको आज समाप्त करते हैं। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।